इस्लाम में पहली आयत हमें पढ़ने के लिए कह रही है और उसमें आदमी और औरत का कोई बंटवारा नहीं, सबके लिए बराबर है। अल्लाह का हुक्म यही है कि इल्म हासिल करो। अगर इल्म हासिल हो गया तो आप हर तरह की चीज़ को खुद ब खुद समझोगे। अभी आज हमारा जो चैप्टर था वो मानव अधिकार का था। मानव अधिकार के बारे में हमारी बहनों को, बच्चियों को हमने ये बताया कि मानव अधिकार है क्या। जैसे जग जाहिर है कि वो नफरत की राजनीति करते हैं। उनके पास दो ही मुद्दे हैं कि इन लोगों में आपस में नफरत फैलाओ, एक विशेष समुदाय। कानून की कितने सारे हक हमारे लिए हैं और कुरान में कई सालों से वो हक हमें पहले ही मिल चुके हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज मैं मौजूद हूं आंगरान गर्ल्स कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं निशात हुसैन और मोहम्मद फयाज। आइए इनसे बातचीत करते हैं मानव अधिकार को लेकर और भी कई जो कानून है संविधान को लेकर किस तरीके से क्या है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये मानव अधिकार रक्षक यानी अधिकारों की रक्षा करने वाले लोगों की ट्रेनिंग 2 दिन से हमारी चल रही है। और ये ट्रेनिंग जो है, ये सारे हमारे जो बहनें बैठी हुई हैं, इनको इतना सक्षम बनाना कि ये माशरे में अपनी लड़ाई को लड़ सकें। ये हमारे बहुत ही बड़े रक्षक हैं, हर तरफ से हमारी ये लीडर बहनें आई हुई हैं। तो सबसे बड़ा काम तो ये है हमारा कि हम कैसे इनको तैयार करें कि अपनी लड़ाई और माशरे की लड़ाई को ही आगे तक ले जाएं। तो इस तरह के 2 दिन का हमारा ये प्रोग्राम बराबर चल रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, महिलाओं के सुरक्षा कानून क्या है और किस तरीके क्या समझाना चाह रहे हैं आप? आपने जो लॉ की बात की है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कुरान में औरत की जो हैसियत है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कुरान में जो लॉज़ दिए गए हैं, जो पर्सनल हमारे लॉज़ हैं, ना तो हमें उनकी जानकारियाँ हैं। एक बहुत ही खूबसूरत आइन है जिस मुल्क में मैं रहती हूँ, हिंदुस्तान में, उसका एक बहुत खूबसूरत आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें सभी तरह के अधिकार हमको भी उतने ही मिले हुए हैं जितने आम लोगों को मिले हुए हैं। तो वो अधिकार की पता ना तो हमारी बहनों को है, ना समाज को है, ना जिनको हम रक्षक कह रहे हैं उनको है। तो उनकी इस तरह की ट्रेनिंग करना, उनको ये जानकारी देना कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथ मजबूत हैं आपके। एक तरफ पर्सनल लॉज हैं, एक तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब कानून की जो बात करिए आपने, तो सारे कानून बने हुए हैं, हिंदूज लॉज को ले लें आप या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ले लें, लेकिन वो कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो महिला अपने तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, तर्जुमे से पढ़ रही हैं। असल में हमें कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ाया, इसलिए हमें नहीं मालूम कि हमारे अधिकार क्या हैं और आदमियों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। असल में अगर हम देखें तो कुरान के अधिकार क्या है इसके? देखिए, कुरान में पहली आयत जो उतरी है वो हमें एजुकेशन के लिए ताकीद कर रही है। ठीक है, इस्लाम में पहली आयत हमें पढ़ने के लिए कह रही है और उसमें आदमी और औरत का कोई बंटवारा नहीं, सबके लिए बराबर है। पहली आयत में ना तो ये कहा गया है कि तुम नमाज पढ़ो, ना कुरान पढ़ो, या आप हज करने जाओ, या आप ज़कात दो, फितरा दो। सिर्फ एजुकेशन की बात की है। अगर ये इल्म आपके पास आ गया तो फिर ये सारी चीज़ें आप अपने आप करने लगेंगे। इसके ऊपर एक सवाल ये बनता है मेरा कि अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आजकल देखा जाता है कि जो मुस्लिम जो वालिदैन हैं वो अपनी जो महिला अपनी बच्चियों को दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेजते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, तब्दीली तो बहुत आई, ये बात इस बात की, हालांकि अंदर बहुत कुछ हलचल मस्ती रहती है कि माशरे में बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि बच्चियां पढ़ने लगी। और इन बच्चियों को पढ़ाने के पीछे भी माँओं की सबसे अहम भूमिका है।
मेरे पास आती हैं, फीस नहीं होती है, रोती हुई आती हैं। मेरी बच्ची 10th में एग्ज़ाम देना चाहती है लेकिन फ़ीस नहीं है। बाप ने कह दिया घर पे बिठा दो, कौन सा मजिस्ट्रेट बनाएगी, जज बनाएगी। लेकिन हमारी बहनें हैं वो मजबूती से खड़ी हैं और बच्चियों को पढ़ा रही हैं, एजुकेट कर रही हैं, उन्हें अपने पैरों पे भी खड़ा कर रही हैं। जैसा अभी आपने हाल ही में देखा कि कश्मीर तक बच्चियों को लेकर माँ बाप जा रहे हैं। तो इस तरह से तब्दीली तो आई है बहुत ज़्यादा और इंशाल्लाह और ज़्यादा आएगी। और हम ये भी देख रहे हैं इसके साथ साथ कि हमारे बेटे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं और हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। जज भी हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, लॉयर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, अंतरिक्ष में भी उनकी भूमिकाएं रही हैं। तो हमारे हस्ताक्षर जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं। जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का कितना योगदान है? देखिए, जिस मज़हब से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने बताया कि पहली आयत ही शिक्षा के लिए कह रही है। अल्लाह का हुक्म यही है कि इल्म हासिल करो। अगर इल्म हासिल हो गया तो आप हर तरह की चीज़ को खुद ब खुद समझोगे। और जो कुरान की मैंने बात की है आपसे अभी, तो कुरान को भी हमें तर्जुमे से नहीं पढ़ाया गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम हाफिज़ कुरान हो रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हमने हिफ्ज़ क्या किया है, तो उसके कोई मायने नहीं रखते हैं। अल्लाह ने कहा है मैं तुम्हें एक किताब ऐसी दे रहा हूँ जो पैदा होने से लेके मरने तक के सारे हुकूक इसके अंदर मौजूद हैं जो आपको सीखने हैं। लेकिन मुझे तर्जुमे से नहीं पढ़ाया गया तो मुझे मालूम ही नहीं है कि कुरान में क्या चीज़ है। जब हमने तर्जुमे से पढ़ा तब हमें भी ये तब्दीलियाँ आई हैं कि हम बात करने लगे। आज हम सबसे मुँह दर मुँह बात करने को तैयार हैं कि यहाँ आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ ये सही है। 3 तलाक को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये बड़ी लंबी लड़ाई रही हमारी 3 तलाक की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुरान की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड तलाक को बैन किया। ये लड़ाई भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने लड़ी और बहुत तकलीफ़ों के साथ हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे बहनें जो तलाक का परेशान होकर बच्चों को लेकर जिस तरह घूम रही थी कि कोई उन्हें पियर रखने को तैयार, ना ससुराल रखने को तैयार, तो ये माशरे की बेटियां कहाँ जाएंगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लॉ भी बना है और सुप्रीम स्टैंड तलाक को बैन कर दिया गया है। अब लॉ का इम्प्लीमेंट जो है वो बहुत हमें तसल्ली नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे इस लड़ाई को भी हम आगे ले जाएंगे कि कोर्ट और थानों में भी इसकी सुनवाई बेहतर तरीके से हो, बेटियों को उसमें फ़ायदा हो। एक सवाल ये है कि दहेज प्रथा इतना बढ़ चुका है कि मुस्लिम में जो शादियों को लेकर काफ़ी रुकावटें पैदा होती रहती हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जिस माशरे में दहेज लेना सख्त मना है, आज उस माशरे में दहेज की प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसकी वजह है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं तो हम एक दूसरे के रीति रिवाज को ज़रूर अपना रहे हैं। उसमें हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अल्लाह का क्या हुक्म है, शरीयत का क्या हुक्म है, हमें गुनाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा माशरा बहुत ज़्यादा दहेज ले रहा है तो मेरे बेटे में क्या कमी है? मतलब उनके बाजुओं पे उनको यकीन नहीं है कि वो कमा सकें और अपनी बात को अपने बीवी बच्चों को अच्छे से रख सकें, बल्कि वो उम्मीद करते हैं कि ससुराल से क्या मिल रहा है। एक तरह से अगर हम ये कहेंगे कि बोलियाँ, बेटों की बोलियाँ लगा रहे हैं तो ये दहेज हमारे यहाँ तो ये हुक्म है कि आप जिस घर से बेटी को लेके आ रहे हैं उसकी पूरी सहूलियत, कमरे की जितनी भी हैं वो आप खुद तैयार करें। बेड से लेके सारी चीज़ें आप खुद तैयार, उसका दहेज तैयार कीजिए। लड़के वालों को ये हुक्म है, लेकिन हम कहाँ मान रहे हैं? कोई नहीं मान रहे हैं। पहले से ही तय होता है इसका कमरा इतना बड़ा है, इतनी बड़ी चीज़ ये आएगी, यहीं पे आप फिक्स करवा दो, ये सारी चीज़ें हैं। अब गाड़ियाँ दी जा रही हैं, गाड़ियाँ भी अब छोटी पड़ गई हैं, तो अब कह रहे हैं ज़मीन की बात करो, आप मकानों की बात करो। इस तरह दहेज में सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं जो बहुत तकलीफदेह हैं। और इस दहेज की मार की वजह से बहुत सारी गरीब बच्चियाँ घरों में बुढ़ी हो रही हैं, ओवर एज हो गई हैं। लेकिन माशरा इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है। अब कैसे समझाया जाए, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। आप लोग भी प्रचार प्रसार करें, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। 32 साल हो गए हमको काम करते हुए, लेकिन तब्दीली आई है, लेकिन दिल को सुकून नहीं देगी। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इशाक हुसैन है। मैं नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ
और राजस्थान के इतिहास की ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी मुस्लिम खवातीन ने हिम्मत करके बनाई दंगों के टाइम में 89 में, और तब से लेके आज तक हम बराबर काम कर रहे हैं। सर आप और महिला सड़क सुरक्षा केंद्र महिला थाना उत्तर की भी मैं प्रभारी हूँ। वहाँ भी हमारा एक ऑफिस चल रहा है जो राजस्थान गवर्नमेंट की मदद से चल रहा है। सर आपका परिचय जानना चाहूँगा सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैयाज खान है और मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूँ। और ये संस्था नेशनल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को 32 साल से जानता हूँ और इनके करीब रहा हूँ और मैंने इनके साथ मिलकर काम किया है, क्योंकि ये एक संस्था राजस्थान की पूरी पहली एक संस्था है जो मुस्लिम माशरे की ख्वातीनों के लिए काम कर रही है। मुझे बड़ा फ़ख्र है इस संस्था के ऊपर, और हमारी बहनों को मजबूत कर रही हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट में मेरा रामगंज पोस्टिंग रहा, जब भी मैंने आपको दंगे में इंसाफ दिलाते हुए देखा है निशात हुसैन जी को, और जब जब ज़रूरत पड़ी तो आपका रोल ऐसा रहा है कि जैसे कोई घर का मेंबर तकलीफ़ पाया। ये संस्था ऐसी है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों महिलाएं आती हैं और 3 मीटिंग में उनका केस कोई आप यहाँ बैठ के सोल्व करती है। हम इनके साथ काउंसलिंग में बैठते हैं। हमने यही चुना है प्लेटफार्म कि ये सवाब के सच्ची कोई नीयत नहीं है। कोर्ट कचहरी में 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं, लेकिन आज भी आप प्रेस के मार्फत से सर्वे करिए, कोई भी न्याय नहीं मिलता है और केस में तारीखों ब तारीख पड़ी जाती है। मैडम निशात हुसैन जी ने वज़ीर आज़म राजस्थान पूर्व अशोक गहलोत जी से इस बात पर चर्चा की और ये कहा कि साहब महिलाओं पर अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया जाए। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में महिला सुरक्षा केंद्र खोले गए, जहाँ का खोलने के बाद आज इतना अच्छा रिजल्ट जा रहा है कि वहाँ भी समझाइश करके घर बसाए जाए। और ये जयपुर शहर में सबसे पहले करके देखा, आज ये पूरे राजस्थान में लागू किया गवर्नमेंट। वहाँ पे परामर्शदाता भी लगाए जा रहे हैं और पुलिस को भी साथ दिया जा रहा है। जैसे भी मैम ने बताया कि नॉर्थ का जो है महिला सुरक्षा केंद्र, वहाँ की इनको इंचार्ज बना रखा है और सरकार उनका वहन कर रही है, जो परामर्शदाता लगाए। और इससे क्या है, हमारी बहनें जो परेशान होकर आती है, जिसको समझाइश के लिए ज़्यादातर यहीं आके समझाते हैं, जिससे कोर्ट में जाना नहीं पड़े। और कोर्ट में जाने से पहले उन पर जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा ये होती है कि वो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती, क्योंकि वकील भी पहले पैसे की बात करता है और फिर उस तारीख को बतारीख पैसे मांगता रहता है, तारीख को बतारीख पड़ती रहती है, और जो रोटियों से मोहताज होती है वो केस लड़ने में सक्षम नहीं होती है। ये खुला है, पूरे राजस्थान में खुला महिला सुरक्षा केंद्र, और ये निशात जी का जो ये केंद्र है संस्था का, इससे बहुत महिलाओं को न्याय मिल रहा है। मुझे बड़ा फख्र है। अगर हम भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो महिलाओं के सुरक्षा कानून क्या है? अभी आज हमारा जो चैप्टर था वो मानव अधिकार का था। मानव अधिकार के बारे में हमारी बहनों को, बच्चियों को हमने ये बताया कि मानव अधिकार है क्या। हमने बताया जो समाज में रह के बच्चा जो सीखता है वो उसका अधिकार होता है। उसके बाद जो उसको सरकार द्वारा संविधान में जो अनुच्छेद 14 से 32 तक जो अधिकार प्राप्त किए हैं, उसको खाने का, पीने का, रहने का, धार्मिक का, सांस्कृतिक का, शोषण के विरुद्ध, तो वो उसको अधिकार मिले, उसके बारे में उनको बताया गया, जिससे वो जागरूकता उनके अंदर आए और अपने अधिकार के लिए लड़ सके। तो इनको बताया गया कि 1993 में ये पारित हुआ है संसद में, और पारित होने के बाद 1994 में पूरे भारत में लागू हुआ है और 1999 में राजस्थान में लागू हुआ है। और इसमें कोई भी शिकायत करते हैं तो उसके अंदर सुनवाई होती है और उनका अधिकार का हनन नहीं होता है, उनको जागरूक किया जाता है। ये दो दिन का सेमिनार में इनको यही सिखाया जा रहा है। और थाने पर जाके अपने हक के लिए FIR किस तरह दर्ज कराई जाती है, 154 CRPC में दर्ज कराइए और अपनी FIR की कॉपी निःशुल्क लीजिए। और उसके बाद अगर पुलिस थाना आपकी FIR दर्ज नहीं करता है और परिवार देता है तो उसकी रसीद देगा, उस रसीद को आप प्राप्त करिए, वरना दूसरे रोज पुलिस वाला कहेगा कि कौन था, क्या नाम था, हमें कोई पता नहीं है। उसके लिए इनको जागरूक किया गया है और आगे भी जागरूक करते रहेंगे। और इनके लिए हर लड़ाई में हम साथ हैं, क्योंकि ये लड़ाई वो लड़ाई है जिसके लिए मैं निशात हुसैन जी के लिए फिर बार बार शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने जो ये काम किया है, इसकी मैं तारीफ़ करूँगा कि 30 साल के अंदर इतने घर बसा दिए कि हद से ज़्यादा, और आज भी सरकार के साथ बराबर हक के लिए लड़ रही हैं। मैं यही मेरी बात समाप्त। सर आपसे एक सवाल कि जयपुर शहर में नशा सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है,
खासकर मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम जो कॉलोनी है, मोहल्ले हैं, वहाँ अक्सर देखा लेकिन चुप रहो। क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि नशा, जब मैं यहाँ रामगंज थाने पोस्टेड था तो मुझे यहाँ स्पेशल इंचार्ज लगा रखा था। मेरे पास 15 आदमी की टीम थी और राइट्स और लाइन ऑर्डर और क्राइम मेरे पास था। लेकिन ये जो नशा अब चल रहा है वो विपरीत है। पहले हमारे टाइम में था स्मैक का नशा, जिसको हम लोग बेचने वाले को और जो ये नशा करता उनको सबको ताकीद करके और सजाएं दिलाई। जैसे आपका बांस बदनपुरा था, आपका सोडाला था, जो मेन जगह थी उनको पकड़ पकड़ के सलाखों को बंद किया। मैं क्राइम ब्रांच में भी रहा हूँ स्पेशल इंचार्ज। लेकिन अब जो नशा हो रहा है वो हो रहा है ट्यूब को सूंघने का नशा हो रहा है, इंजेक्शन का नशा हो रहा है। इसमें हमारी संस्था नेशनल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम लोग पूरे जयपुर शहर के अंदर करीब करीब सब जगह इसमें काम कर रहे हैं और ईदगाह में भी हमारी टीम है और ये सब लोग मिलकर काम करते हैं और इसमें कमी आई है। लेकिन कुछ यूथ में बढ़ता जा रहा है ये नशा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे आपने बताया था कि भट्टा बस्ती है और बांस बदनपुरा है, हमने बताया हटवाड़ा है, इधर ट्रांसपोर्ट नगर है जिसमें हमारी ये बहनें बैठी हुई हैं, बच्चियाँ, इनके भी परिवार के लोग शिकार हैं, जिनको भी हम समय समय पर समझाइश करते हैं और इनको हौसला अफजाई करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और उनको बेचने वालों को सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। सर, मैं इस पूरी ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगी, क्योंकि जो अभी सर ने और मैंने आपके साथ बात करी उसका अकॉर्डिंग ये जो महिलाओं की ट्रेनिंग है, ये उन महिलाओं की ट्रेनिंग है जिनको हम आगे से और सक्षम बना रहे हैं। तो एक मानव अधिकार रक्षक यानी वुमन राइट्स डिफेंडर्स के नाम से जो कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग एक्शन एड के जरिए दी जा रही है, जो एक मानव अधिकार संगठन है और हर मुद्दे पर काम करता है। वो इस ट्रेनिंग के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी जो बहनें इनकी ट्रेनिंग के लिए शुरू कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हमारा मकसद है महिलाओं को सक्षम बनाना, उस तरीके का सक्षम बनाना जिससे वो अपने लिए आवाज़ उठा सकें। अगर अपने समाज में कोई काम गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठा सकें। उनको हर तरह की जानकारी हो कि किस तरीके से कितने संविधान में कानून दिए गए हैं, उन कानूनों का अगर वो उपयोग करना चाहती है, कितने उनके कुरान के हक हैं, उन हकों का भी अगर कहीं ना कहीं हनन होता है या उनसे कोई हक छीने जाते हैं तो उन हकों को प्राप्त करने के लिए वो भारतीय संविधान में किन किन कानूनों का, किन किन धाराओं का सहारा ले सकती है। कल से जो हमारी चर्चा रही है वो इसी चीज़ पर रही है कि अगर किसी बच्ची की छोटी उम्र में शादी की जा रही है और उस शादी को रोकने के लिए हमें भारतीय संविधान के कौन से कानून, मतलब जो हमें कानून अधिकार मिले हैं, उस कौन से कानून के तहत हम उसे रोक सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें कुरान में हैं वही बहुत सारी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं, तो उसके ऊपर हमारी बिल्कुल उस तरीके से ही बातचीत रही है कि क्या चीज़ें हैं और ये जो कानून बने हैं उनका मुसलमान समाज से और इस्लाम से कितना ताल्लुक़ है, उस पर भी हम लोगों ने बात की है। और भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार हमें प्राप्त हैं और जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उसके ऊपर भी हमने यहाँ बहनों के साथ बात की है, उनकी एक समझ बनाने की कोशिश की और इस समझ बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि कल आज बहुत सारे लोग हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, अगर यदि यही लोग ना रहे तो फिर इन मुद्दों पर और इन चीज़ों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी यही जो मानव अधिकार रक्षक हैं, जो डिफेंडर HRD डिफेंडर्स हैं, वो आगे बढ़कर इन सब चीज़ों को आवाज़ उठाएं, इनके ऊपर काम करें और अपने खिलाफ होने वाली जुल्म और ज़्यादतियों को बर्दाश्त न करें और साथ ही अपने समाज पर, मुस्लिम माशरे पर होने वाली जो जुल्म ज़्यादती हैं उनके ऊपर भी आवाज़ उठा सकें। एक सवाल मैम, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, नई सरकार बनी, क्या उम्मीद करते हैं आने वाले 5 सालों में किस तरीके से क्या कार्य करे, खासकर महिलाओं के लिए? देखिए सर, आपने सवाल ऐसा पूछा है कि बीजेपी की सरकार बनी है, अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि बीजेपी की सरकार की मंशा क्या है। जैसे जग जाहिर है कि वो नफरत की राजनीति करते हैं, उनके पास 2 ही मुद्दे हैं कि इन लोगों में आपस में नफरत फैलाओ, एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय को परेशान करो और लोगों की मतलब सम्मातनाएं लो, जो जहर मानसिकता में घोला गया है। जैसे कि हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, जैसे कि वो बात करते हैं कि आप हिंदू हो तो आपको मुसलमान दोस्त नहीं बनाने चाहिए, आप मुसलमान हो तो आपको हिंदुओं की एरियो में नहीं आना चाहिए। अब तो ये वो जो सब्जी बेचने वाले होते हैं ना, उनको भी
टारगेट करते हैं, उनको भी बांट देते हैं। और जैसे रंग जो हम पहनते हैं, उन रंगों का भी उन्होंने बंटवारा किया हुआ है। हरा है तो मुसलमान का है, केसरिया है तो हिंदू का तो है। एक सवाल में इस तरीके से। एक सवाल आपसे, क्या हरा रंग वाकई में मुसलमान का है? मैं ऐसा नहीं मानती कि हरा रंग मुसलमान का या केसरिया रंग हिंदू का है। ये इन लोगों ने इसको इस्लामी तौर पे देखा जाए तो क्या कहेंगे, कुरान क्या कहता है ये जो रंग को लेकर? देखिए, इस्लाम में रंग को लेकर ऐसी कोई बात नहीं कही, ठीक है। अगर सफ़ेद रंग की बात करें तो वो भी अल्लाह के नबी को पसंद था। अगर हम काले रंग की बात करें तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, काबे का गिलाफ है काला। अगर हम हरे रंग की बात करें तो हरा रंग कई दरगाहों पर और उसके गुम्बदों पर पुता हुआ होता है। और अगर हम केसरिया रंग की बात करें तो केसरिया रंग भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा, और हमारे तो केसरिया रंग पहनते हैं। क्या क्या कहना चाह रहे साहब? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने पूछा, अभी अच्छा सवाल था कि केसरिया कलर और हरा कलर ये बंटवारा हो चुका है, ये बात सच है। लेकिन मुस्लिम माशरा एक ऐसा माशरा है जो इस बात की परवाह नहीं करता है। केसरिया आप जाइए दरगाहों में, हमारे जो बैठे हुए लोग खिदमत गुजार, उन्होंने केसरिया पहन रखा है। जो आपका ये कलर है, इससे भी ज़्यादा डार्क कलर पहन रखा है। आप अजमेर दरगाह में देख लें और भी दरगाह में देख लें, और हरे भी पहनते हैं, उनको वो कलर से परहेज नहीं करते हैं। लेकिन एक हिंदू समुदाय इस पर परहेज करता है और वो ये कहता है कि केसरिया वाला, क्या हरी सब्जियां जो खाते हो हरी नहीं है, हरी घास लगाते हो वो तुम्हारी नहीं है, हरे पेड़ लगाते हो वो किसकी है? तो हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, वो लोग मानते हैं और वो हमारे हरे कलर से परहेज भी करते हैं। ये बात सच है, लेकिन हम सब कलर को मानते हैं। अगर हम कुरान के अकॉर्डिंग देखें तो ये हरा और केसरिया रंग हमारे कलाम पाक में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि साहब जो है आप हरा ही पहनोगे या ये केसरिया नहीं पहनोगे, वाइट नहीं पहनोगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया मेरी नॉलेज के हिसाब से। नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी किस तरह से काम करती है, क्या है इसके बारे में, और कब इसका स्थापना, कब शुरुआत हुई थी उसको लेकर? जी, जयपुर शहर में 89 में पहला दंगा हुआ था। तब हिंदू मुस्लिम को जो बांटने की बात हो रही थी वो बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। और उस टाइम मुझे लगा कि क्या, और उस टाइम जो बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया था, लूटे थे, सब कुछ हुआ था। और ख़ास तौर से अगर हम ये कहें कि समाज में होने वाली प्रत्येक घटना का खमियाजा ख़वातीन भुगतती है। उस वक्त औरतों के साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई थी, रेप हुए थे। तो फिर क्या मुझे लगा कि क्या मैं घर में बैठी रहूँ, क्या ऐसे मैं सोचती रहूँ। अब तो घरों में, क्योंकि आदमी अपनी जान बचा के भाग गए थे और औरतों के संग ज़्यादतियाँ हुई, तो मुझे लगा कि हमें अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ेगी। मेरा पैर का कांटा मुझसे ही निकलेगा, दूसरे से नहीं निकलेगा। तब जाके, क्योंकि मैं जयपुर शहर की बहू हूँ और करौली की बेटी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड गजेटेड ऑफिसर थे, मेरी हाईली एजुकेटेड फैमिली है, तो उन्होंने मेरे जज्बातों को समझा। मैंने कहा कि मैं नहीं रुकूंगी। अब दंगे में जो कुछ देखा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जिन गोदों में हम पले बड़े वहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी करौली में। तो ये सारी चीज़ें सोच के इसकी स्थापना की। स्थापना करने में बहुत पत्थर मारे गए, लोगों के बहुत बातें सुनी गई, क्योंकि आज से 32 साल पहले मुस्लिम महिला का निकलना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि एक जुनून था कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, इस देश को डुबोने वाली बात हो रही है, वो हजम नहीं हो रही थी, तो ये संस्था का शक्ल दिया हमने। 92 में फिर दंगे, 3 दंगे हुए जयपुर शहर में। तीनों दंगों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और काम किया, एकता भाईचारे का काम किया, थाने पे, एडमिनिस्ट्रेशन में शांति समिति की स्थापना, ये सारे काम हम लोग अपने तरीके से करते रहे। जब एकता भाईचारा बन गया तब हमें लगा कि अब हमें क्या करना है। तो फिर क्योंकि जज्बात में बनाई थी ये, तो कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद हमने काउंसलिंग सेंटर खोले, एडल्ट एजुकेशन पे काम किया। उसके बाद काम बढ़ता गया हमारा, तो हमने औरतों की हेल्थ पे काम किया, हमने ड्रॉप आउट बच्चों पे काम किया, दंगे में जिन लोगों को टाटा एक्ट लगा दिया गया था उस पे काम किया। ये बहुत बड़ा काम था हमारी संस्था का, कैसे हम थानों से छुड़ा के ला रहे हैं, कैसे उन पे टाटा एक्ट लग रहा है उसको हम उसकी आवाज़ बन रहे हैं, ये सारे काम हम करें। और आज हम महिलाओं को उनके हुकूक के लिए उनको शिक्षित कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। भारतीय संविधान जिसको बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिस संविधान को तोड़ना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उस संविधान को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। और एक मनु तरीके से जो संविधान आने वाला है
उसको हम कभी नहीं आने देंगे। और इस तरह से संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए हमने अभी एक अभियान चलाया। 3 तरह के चावलों को हमने रंगा और कहा कि हम आपको, क्योंकि चावल किसी को भी हम जब इनवाइट करते हैं तो हमें बड़ा शुभ माना जाता है, तो चावल को लेके हमने ये अभियान शुरू करा। इसमें हर मज़हब के लोगों के पास गए, हर पार्टी के लोगों के पास गए और सबसे हमने कहा कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, देश में शांति व्यवस्था बना के रखनी है, एकता जो रहा है, जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम करना है, जो हमारी रिवायत है उसको हमें ज़िंदा रखना है। उसके लिए हम काम करेंगे और हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, आपको सबको मदद करनी है। तो काम तो 32 साल के बहुत हैं, मैं कहाँ तक गिनाऊंगी आपको, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम ये सारे काम कर रहे हैं। राजस्थान में अभी बीजेपी की नई सरकार बनी है, क्या बीजेपी की सरकार से क्या उम्मीद रहेगी और क्या मांग रहेगी, या फ्यूचर में जो 5 साल बचे हैं सरकार की, क्या कहना चाहेंगे? देखें, सरकारें कोई भी हों, जब सरकार आती है तो सरकारों से उम्मीद की जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी को क्यों ना हो। और हमें लगता है कि जिस तरह से ये बीजेपी सरकार अभी हमारे राजस्थान में आई है, तो हमें लगता है कि जो पहली वाली सरकार ने जिस तरह की सारी स्कीम बनाई है, पहली बात तो वो स्कीम सारी लागू रहनी चाहिए। अगर हम खासकर महिलाओं के सुरक्षा को लेकर बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी हाल ही में जब सरकार जब इलेक्शन चल रहे थे तब भी, इससे पहले भी यही था कि राजस्थान में महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, बच्चियों के साथ हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बच्चियां मर रही हैं। इन सब को लेकर हम लोगों की आवाज़ बुलंद रही। इस पर भी हमने गवर्नमेंट से भी लड़ाई लड़ी है और हम बीजेपी से भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो विपक्ष में बैठकर ये मुद्दे उठा रहे थे, तो हमें उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें वो नहीं आने देंगे जिसके लिए वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार ये नहीं कर पा रही है, महिलाओं पे बहुत अत्याचार है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें शायद ख़त्म होंगी, और नहीं होंगी तो जैसे हम पहले आवाज़ उठाते आए हैं वैसे आवाज़ अपनी रखेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बातें करेंगे। एक लास्ट सवाल है, बेटी के जन्म से पहले ही बेटी को मार दिया जाता है, तो क्या करें? देखिए, हम नबी के शुक्रगुजार हैं, उससे पहले सारी बेटियों को मार दिया जाता था, लेकिन हम औरत ज़ात नबी की बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने औरतों को जिंदा रहने का हक़ दिया। उस वक्त तरीके और कुछ थे, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी और बच्चियों को कहीं ना कहीं उस वक्त अपने तरीके से मारा जाता था, और नहीं भी मारा जाता था तो वो ये था कि वो सबकी अमानत होती थी, कोई भी उनके साथ आते थे, कोई भी उनसे बात करते थे और कोई भी उनके साथ सेक्स संबंध रखते थे। आज की जो बात आप कर रहे हैं, तो आज सोनोग्राफी से जिस तरह बेटियों को होने के बाद मारते थे पहले, आज होने से पहले ही उनको ख़त्म करा जा रहा है, उनके जिस्म में से टुकड़े टुकड़े करके उनको निकाला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो भ्रूण हत्या हो रही है, इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है। हमने हॉस्पिटलों में धरने दिए हैं, डॉक्टरों को बंद करवाया है, और इस लॉ के लिए भी हमने काफ़ी कोशिश की है। तो सच कहा है आपने बिल्कुल कि औरत को, बेटी को अब होने से पहले ही मारा जा रहा है। तो हमारे संग तो जुल्म की कहानी तब्दील ज़रूर हुई है, लेकिन वैसी की वैसी है। आपसे सवाल ये है कि इस्लाम का बाल विवाह से क्या ताल्लुक है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस्लाम का बाल विवाह से ये ताल्लुक है क्योंकि देखिए, हमारे मुल्क के अंदर बहुत छोटी छोटी उम्रों में शादी हो जाया करती है, और उसकी बहुत छोटी उम्र की शादी को रोकने के लिए बाल विवाह कानून बना है। अब मैं आपको इस्लाम की रोशनी में, कुरान की रोशनी में एक चीज़ बताना चाहूँगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक वो थी, हमारे जो नबी थे, उन्होंने शादी की उम्र के बारे में वक्त कहा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि एक मतलब मर्द और औरत की शादी तब की जाए जब वो सने बलूग तक पहुँचे। सने बलूग का मतलब होता है एडल्ट। सने बलूग अरबी का शब्द है, और उसका हिंदीकरण या इंग्लिशकरण करेंगे तो वो है एडल्ट, मतलब सब। वो कुरान में बार बार इस चीज़ का जिक्र किया गया कि दो लोगों की शादी जब वो समझदारी की उम्र तक पहुँचे, यानी सने बलूग तक पहुँचे। तो सने बलूग का मतलब है, और इसकी मिसाल प्रॉपर्टी से दी गई कुरान में कि वो ये समझ सके कि जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है, मतलब मिसाल के तौर पर उनकी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर वो दो ख़ानदानों को संभाल रहे हैं तो उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं।
और उनकी इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो 2 परिवारों को पाल सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात तो अब एक बात बताइए, अगर 15-16 साल की बच्ची या 15-16 साल के लड़के की हम शादी करते हैं तो उसमें तो इतनी समझदारी नहीं है ना कि वो घर और परिवार चला सके। तो इसलिए हमारे कुरान में तो साफ साफ एक उम्र का दिया गया है कि समझदारी की उम्र, यानी सने बलूग तक पहुँचे उसको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो अपने प्रॉपर्टी के अधिकार को और अपने राइट्स को समझने वाली अकल रख सकता है। तो वो तो बहुत बड़ी उम्र होती है एक तरीके से, और बहुत सारे लोगों को 20 और 21 के बाद ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है। तो उसमें उम्र का कुरान में ऐसा कोई तकाजा नहीं है, लेकिन हाँ छोटी उम्र में शादी करने के लिए मना दी, इससे कम उम्र में शादी करने के लिए मना दी। और जिस मुल्क में मैं रहती हूँ वहाँ पर एडल्ट की जो उम्र है वो 18 साल है। मतलब एक लड़की की शादी 18 साल से पहले हम भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग और कानून के अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, और कुरान के हिसाब से भी हम ये चीज़ नहीं कर सकते। और अगर ऐसे करते हैं तो ये हमारी जहालत है। और देखिए जैसा कि अभी मैम बता रही थी कि अल्लाह हमें सबसे पहले कुरान में जो एक आयत उतारी है जो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़। मतलब इक़रा में जो पहली सूरत कुरान में उतारी गई उसमें लिखा गया कि पूरी दुनिया के इंसानों को, जो सारा आलम है और उसमें जो इंसान है उसमें कहीं मर्द और औरत का नाम नहीं, इंसानों को अल्लाह हुक्म करता है कि वो इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने की इल्म जो चीज़ है वो एक रोशनी है। इल्म वो रोशनी है जो जहालत के अंधेरों को दूर कर देती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं और ये जो बातें अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है तो ये महिलाओं की एक समझ बनाने के लिए काम चल रही है। और इसके अंदर जो एक्शन एड है, मैंने भी आपको बताया, एक्शन एड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के मुद्दों पर काम, मतलब हर मुद्दे पे वो लोग काम करते हैं। तो उनका ये था कि मुसलमान महिलाएं इतनी सक्षम हो, मुसलमान समुदाय के लोग अपने आगे अपनी बात को आगे रख सकें, तो उनको किस तरीके से तैयार किया जाए और वो किस तरीके से अपनी लड़ाइयों को लड़ सकें। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल वीमेन वेलफेयर सोसाइटी, और उसके अंदर जो ये HRG डिफेंडर्स का काम चल रहा है, HRG का जो काम चल रहा है, तो वो उसके पीछे एक ही मकसद है कि महिलाओं में सक्षमता है, वो अपनी चीज़ों को समझें, आगे बढ़ें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नशा भी उसमें शरीक है, उसमें स्वास्थ्य भी शरीक है, उसमें मुस्लिम महिलाओं के अपने मुद्दे भी शरीक हैं जो उनकी आम जिंदगियों से वो करते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इन मुद्दों की लड़ाई को हम कैसे लड़ें, उन लड़ाइयों को हमें लड़ने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ जाकर हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी, उस चीज़ की हम सब एक तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी बहन के साथ कुछ होता है तो उस बात को रखने के लिए कहाँ तक हमारी हर बहन इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वो अपने माशरे को लेकर, अपने एरिया को लेकर, अपने बच्चों को लेकर और हर मुद्दे को लेकर जागरूक हो, जिससे उसको जाकर पता चले कि वो कहाँ जा रही है, क्या काम करना है, किससे मिलना है, कैसे बात करनी है, वो सब चीज़ें उसके अंदर शरीक होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमारी जो ट्रेनिंग है उसका ये मकसद है। एक लास्ट सवाल कि असल ज़िंदगी में हमारी हैसियत और हमारी हालत क्या है? देखिए जो असल ज़िंदगी है उसमें हमारी बहुत जो हैसियत है, अगर हम उसको 2 तरीक़ों से देखें, अगर हम कुरान के और इस्लाम के तरीके से देखें तो भी बद से बदतर है, और अगर हम आज के माहौल के हिसाब से देखें, जो कि आज का जो माहौल चल रहा है जिसमें राजनीतिक माहौल भी देख सकते हैं आप, वो या हम रोज़गार को देखें या हम एजुकेशन को देखें तो उसमें भी हम इतने आगे नहीं हैं। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस चीज़ को प्रूफ कर चुकी है कि अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय बहुत पीछे है। ये वो भी प्रूफ कर चुके हैं कि हाँ हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। अब अपने अधिकारों का जो हनन है उस हनन को हम कैसे पूर्ति करें, उसके लिए भी हमारी एक तैयारी है। और ये जो चीज़ें, ये जो आप पूछ रहे हैं कि मतलब असल ज़िंदगी में महिलाएं वो ज़िंदगी जी रही हैं जो ना तो भारतीय संविधान उनको देता है और ना ही उनको इस्लाम और कुरान उसकी इजाज़त देता है, मतलब बिल्कुल विपरीत दिशा में वो जी रही हैं। तो उनको आगे लाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ही हमने उन्हें इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनको सही रास्ता और सही मार्गदर्शन मिल सके। जी, मेरा नाम जहाँ आरा है, काजी जहाँ आरा है, और मैं नेशनल वीमेन वेलफेयर सोसाइटी में निशात हुसैन मैम के साथ ही काम करती हूँ और पिछले 14 साल से। आप इस संस्था से जुड़े कब थे और क्या कहना चाहिए? मैं इस संस्था से 3 महीने पहले जुड़ी थी। मैं अपना दर्द लेके गई थी इनके पास कि मैम मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ जुल्म ज़्यादती की है बहुत सारी, वो लेकर मैम के पास गई थी। मैम ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। मैम की शुक्रगुजार हूँ। मैं मैम को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर को कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और अभी तक कर रहे हैं मुझे सपोर्ट। और इस सेशन में आने का सिर्फ इतना सा मतलब था
कि अपनी अवेयरनेस दिखानी है, अपनी जागरूकता दिखानी है, कुछ सीखने मिलता है और कुछ सिखाने मिलता है। तो यही था, बस यही। और मैंने बहुत, अब इस 2 दिन के सेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा है कि